Social workers, social activists are those who provide inspiration and work with passion, dedicated heart, and towards fulfilling the mission, their ultimate purpose for the society. सामाजिक कार्यकर्ता वह होते हैं जो समाज को समर्पित हृदय और परम उद्देश्य की प्रेरणा प्रदान करते हैं. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज पर द टाइम जोन यू आर वाचिंग दिस वीडियो. आप सबका स्वागत है हमारे आपका डॉक्टर भैया और पॉजिटिव इंडिया शो में. और मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा आप सबको आज एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी से मिलवा रहा हूं. हमारे डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में, वर्चुअल स्टूडियो में. डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह जी, डॉक्टर साहब, हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं. नमस्कार. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. और आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. और सभी दर्शकों का भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आगे देखेंगे. और शुक्रिया आप सभी को. और मैं अपना परिचय दूं तो जैसा कि मेरा नाम पीपल मैन डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह है. मैं फाउंडर एंड सीईओ रघुराज पीपल मैन फाउंडेशन, जो ग्रीन इंडिया परिवार फाउंडेशन दिल्ली का ग्रीन एम्बेसडर हूँ. और आपका इन्वायरमेंट एंड सोशल वर्क के क्षेत्र में मैं पिछले 4.5 वर्ष से आज वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा हूँ. पहले तो मैंने एक शुरुआत अपने गांव से की थी और आज मैं विश्व के समथिंग 18 से 20 कंट्रियों के लोगों के साथ में कार्य कर रहा हूँ. और भारत में मैं 26 स्टेट के लोगों के साथ में कार्य कर रहा हूँ. और जो भी मुझसे बन पड़ता है सेवा किस तरीके से करना है, वो प्रकृति ही मुझको वो शक्तियां प्रदान करती है और मैं उस पर कार्य करता रहता हूँ. तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया और उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. हम दर्शकों को बताते चले कि हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह जी जो हैं, उनको पीपल मैन, जैसे उन्होंने बताया, पीपल मैन की उपाधि दी गई है. पीपल मैन के नाम से जाना जाता है. उनका जन्म स्थान ग्राम कपसा तहसील मोदाहा हमीरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है. वर्तमान में वो दिल्ली में उपस्थित है. यूपीएससी एस्पिरेंट है. फाउंडर एंड सीईओ रघुराज पीपल मैन फाउंडेशन और ग्रीन इंडिया परिवार फाउंडेशन के हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ग्रीन एम्बेसडर है, जैसे उन्होंने बताया. तो हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, पीपल मैन के पीछे की सच्चाई क्या है और यह कब से इसका आरंभ कब से हुआ, जरा आप हमारे दर्शकों को विस्तार में बताएंगे. थैंक यू सो मच कि आपने पीपल मैन के बारे में जानने का उत्सुकता जगाई आपने. और पीपल मैन की कहानी बड़ी रोचक है और मैं उसको विस्तार से और संक्षेप में ही बताना चाहूंगा. ये पीपल मैन की शुरुआत तो आपका 2021 में हुई, लेकिन इसकी जर्नी 2018 में शुरू हो गई थी. उसके पहले जब मैं आपका बांदा उत्तर प्रदेश में था, तो वहां मैंने देखा कि बुंदेलखंड क्षेत्र आता है. उसमें हमने देखा कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ था, उस गांव में शायद सदियों से पानी का अभाव था. और मेरे गांव में, जैसा आपने बताया, कपसा, वहां पर 1.5 से 2 किलोमीटर दूर से हमें इन लोगों को पानी लाना पड़ता था. और आसपास के गांव क्षेत्र में भी वहां पानी का बहुत ज्यादा अभाव था. और गर्मियों के सीजन में मई जून में आपका 49 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था. ये सब देखने के बावजूद मेरे दिल में हर साल प्रति वर्ष विचलन सी पैदा होती थी कि आखिर ये गर्मी कब तक. फिर हम लोग न्यूज देखते थे कि विश्व में आज क्लाइमेट चेंज जितनी तेजी से हो रहा है, शायद आने वाला समय बहुत ज्यादा दुखदाई होगा. तो मेरे दिल में वो हलचल हुई कि मुझे कुछ करना चाहिए, वो किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए. तो मेरे मन में एक ही स्लोगन आया, सेव एनवायरमेंट सेव योरसेल्फ. हमें अगर पर्यावरण बचाना है, वो खुद के लिए बचाना है. और वो कार्य मैंने अपने गांव से ही शुरू किया, क्योंकि मेरे दादाजी पहले से ही गांव में, आप जानते हैं, मोस्टली बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं और भारत हमारा कहते हैं, वास्तविक भारत तो हमारा गांव में बसता है. और गांव में बसता है तो मैं भी गांव में ही मेरा बचपन बीता. वहां पर मैंने 2018 से जब मैंने देखा कि 49 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो दादाजी के कार्य दिखता रहता था कि वो पेड़ों को संरक्षित करते थे, बड़े होते थे. उस नीम के पेड़ और आपका पीपल के पेड़, उनके नीचे हम लोग बैठा करते थे, झूले डाला करते थे, बड़ा आनंद आता था.
फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पेड़ लगाना शुरू करूं। मैं उस समय पीएम आवास योजना में कार्यरत था 2016 से 18 तक। फिर वहां मैंने जब देखा कि वर्षा भी नहीं होती, आखिर वर्षा क्यों नहीं होती, उसकी वजह क्या है, तो मुझे वजह एक्सीलेंट, मालूम हुई बहुत कि ये अच्छा। पेड़ पौधे कट रहे हैं बड़ी तेजी से। कभी बचपन में हम देखते थे कि बहुत सारे जंगल रहते थे। यहीं पे आपको मैं रोक के, हमारा अगला प्रश्न जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर आ रहा है, इसके लिए मैंने आपको बीच में रोका, सॉरी फॉर दैट। ओके। भारतीय हाँ। पर्यावरण संरक्षणकर्ता, हाँ। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के लिए जैसे आप काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो हमारी जो नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी है, आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर क्लाइमेट चेंज का इतना हो रहा है असर, और काफी यानी हमारी सरकार भी वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। इसके ऊपर नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी, राष्ट्रीय वातावरण नीति के जो बहुत सारे इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, उनके हल करने के लिए आपने क्या प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं और क्या कदम लिए हैं? जैसे आपने बताया कि पीपल के, बरगद के ऐसे ऐसे पेड़ आपने लगाए बहुत सारे राज्यों में जा जाके, उसके ऊपर जरा हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे प्लीज। हाँ, उसपे जब मैंने देखा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी बनती है प्रति वर्ष लाखों में नहीं करोड़ों में वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन वृक्ष लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण शायद पॉसिबल नहीं होता है, लगाकर छोड़ दिए जाते हैं। मैं देखता हूँ कि जिस जगह पे पेड़ इस वर्ष लगा है, अगले वर्ष भी उसी वर्ष वहीं पर पेड़ लगा रहे हैं, हमारे नेताजी भी लगा रहे हैं और भी ऑफिसर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर सही से उनका क्रियान्वयन किया जाए तो मुझे लगता है कि जितने हमारे पास भारत में या वर्ल्ड में पेड़ पेड़ है, अगर उन्हीं को हम बचाए और जितने लगा रहे हैं उन्हीं को संरक्षित करें तो शायद जितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कम हो जाएगा। और आज जो पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन बनाने के साथ साथ उसमें सही से क्रियान्वयन नहीं करते। पहले हमें क्या है कि हम पॉलिसी तो बनाते हैं और पता चला पहले हम लोग बीमारी पैदा करते हैं और बाद में पता चला दवा भी बनाते हैं। तो मुझे वो समझ में आया कि हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि उस बीमारी को ही जड़ से खत्म कर दें। जो पेड़ है उनको संरक्षित करें, आसपास अपने जो पोल्यूशन होता है वो आखिर होता क्यों है। एक पेड़ जैसा पीपल के बारे में मैं बताऊं और बरगद के बारे में बताऊं, ये 100% ऑक्सीजन देते हैं पीपल, और 80% आपका बरगद ऑक्सीजन देते हैं। और ये सोचिए समथिंग साल में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, साथ में ये पोल्यूशन और एयर को भी प्यूरिफाई करते हैं। लेकिन रही बात आपकी पॉलिसीज की, तो पॉलिसी बन जाती है और वो कागजों तक सीमित रह जाती है। अगर ग्राउंड लेवल पे प्रत्येक व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ पर्यावरणीय कर्तव्यों को और उनके दायित्वों को समझने लगे और अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी निर्वहन करे, तो मुझे लगता है कि शायद वो गवर्नमेंट पॉलिसीज सफल हो जाएंगे। और आज बहुत स्थिति बहुत वही है इंपॉर्टेंट कि पॉइंट बोली आपने। हाँ जी, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। जी, आज वही स्थिति है पूरे विश्व की आज की। यूएनईपी और यूएन और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो भी समिट हो रही है, तो आज सबसे बड़ा मुद्दा है पर्यावरण। क्योंकि हमारे पास पृथ्वी एक ही है, अगर ये पृथ्वी खत्म हो गई तो मुझे लगता है कि शायद दूसरी पृथ्वी हम लोग बना नहीं सकते। तो मेरा यही कहना है कि शायद हम लोग ये इस पृथ्वी को नहीं बचा सकते, लेकिन इसके संरक्षण के लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं। क्योंकि हम नहीं डॉक्टर साहब रहेंगे ने बहुत लेकिन ये अच्छा बोला है। पृथ्वी रहेगी, हम जी। नहीं रहेंगे ये पृथ्वी रहेगी। क्योंकि ये 6th जनरेशन है आई थिंक। इस पहले भी यहाँ पृथ्वी में लोग जीव जंतु थे और डायनासोर काल और होमोसेपियंस ये सब था, लेकिन मानव सभ्यता शायद खत्म हो जाएगी अगर हम लोग अभी सचेत नहीं हुए। तो ये पर्यावरण से बिल्कुल। जल संरक्षण के ऊपर आते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हाँ। बोला, आपको हमारे सभी दर्शकों को अवगत कराया कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी को ग्रासरूट लेवल में इम्प्लीमेंटेशन कराना, प्लस फंडामेंटल ड्यूटी हम सबका, प्रत्येक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तब ये ज्यादा कार्यरत हो सकते हैं। नाउ अगर नेक्स्ट स्टेप, आप जल संरक्षण करता भी के रूप में भी आप कार्यरत हैं, बहुत सारे राज्यों यस। में आपने ऐसा किया है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि आपके खुद के गांव में शुरू में पानी नहीं था, तो आपने जल संरक्षण के ऊपर किस तरह के कार्य किए हैं, या अपनी भारत में क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं, हमारे दर्शकों को अवगत कराएं प्लीज। जी जी।
जैसे कि मेरे गांव में पानी का बहुत ज्यादा अभाव था, तो मुझे उसका एहसास है, क्योंकि जब हम लोग सुबह सबसे पहले हमारी आंख खुलती थी तो सबसे पहले हम लोगों को 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। तो हमें उसका एहसास है। और आज देखिए शहर में देखिए पता चला टंकी से पानी बह रहा है, बह रहा है। हम लोग गाड़ियां धुल रहे हैं, धुल रहे हैं। हम लोग ब्रश कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो पानी बह रहा है। आखिर पानी हम कहते हैं हमारे पास बहुत है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं है, क्योंकि पानी ग्लेशियर में बर्फ के तौर पे एकत्रित है, और अब पानी जो आपका पृथ्वी में है वो बहुत सीमित मात्रा में है, पीने वाला जल। आज आप दिल्ली के हालात देख लीजिए, 95% ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है। आप साउथ में आप चेन्नई में देखिए तो पानी का बहुत बड़ा विकराल संकट है। और इसके बाद में आप साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो जिस प्रकार से हमारे भारत में पानी राशन मिलता है, उस प्रकार साउथ अफ्रीका में आई थिंक राशन के भाव पानी मिल रहा है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा संकट आने वाले समय में पानी का संकट होगा। क्यों? क्योंकि चूंकि 5 वर्ष से हम देख रहे हैं कि 20 रुपए में एक लीटर पानी मिल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि शायद पानी हमें सबसे ज्यादा महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी का आज हम उसका वैल्यू नहीं समझ रहे हैं और उसको संरक्षित नहीं कर रहे हैं। वो चाहे वर्षा का पानी हो, वो चाहे हमारे घर में पानी हो, वो चाहे अपने छत से निकलने वाला पानी हो, वो पता चला हमारे यूजलेस पानी हो। लेकिन अगर हम उसको यूज करने लगे, अपने पता चला टंकी में हमने अलार्म लगाया, हमें मंजन करना है, उसके कुछ मैं उपाय बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग मंजन करते, पता चला वॉश बेसिन पे पानी बह रहा है, बह रहा है, नल खोल दिया, खोल दिया। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमें अपने ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करना है। पहले क्या होता था, मग में पानी लेकर के पहले लोग नीम की दतून करते थे, लेकिन आज टूथपेस्ट आ गया। अगर टूथपेस्ट आ गया है, अच्छी बात है, उसमें हमें अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन हमें जग में पानी लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो जो काम 1 लीटर पानी में हो जाता है, वो 10 लीटर पानी क्या करना है हमें बहा करके। क्योंकि एक्सीलेंट, हम सही आज बात। अगर आज अगर संरक्षित करेंगे उस जल को, तो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए होगा, क्योंकि संसाधन शायद पृथ्वी के पास सीमित है। और मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे गांव में हम लोग देखते हैं कि तालाब बहुत बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे, आज वो तालाबों का भी बहुत तेजी से क्षरण हुआ है, और बहुत तेजी से नदियां बनाई जाती थी। आज नमामि गंगे हमें क्यों चलाना पड़ा? आखिर हम नमामि गंगे, वो गंगा का अस्तित्व आज खतरे में क्यों है? ये तो मानव की ही प्रवृत्ति है। इतना ज्यादा विकास, हमने अच्छे अच्छे घर बना लिए, सड़कें बना लिए, हॉस्पिटल बना लिए, महल बना लिए, लेकिन क्या हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के बाद में हम अच्छा जीवन जी पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। ये शायद मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं फील्ड में जाता हूँ तो एक हाँ छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं विद्यालयों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक 500 ग्राम की बोतल में बच्चा पानी लेके आता है, और वो 5 से 6 घंटे विद्यालय में गुजारता है। अब आप बताएं कि उससे 6 घंटे विद्यालय में गुजारना है और वो 500 ग्राम की बोतल में पानी लेके आता है। क्या उस 70% पानी से उसका पूरा बॉडी बना हुआ है, और वो 6 घंटे में ओनली पानी पी कितना रहा है? 500 ग्राम। तो वो बीमार होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। पता चला फिर साहब बीमार होगा बच्चा, फिर उसके लिए माँ बाप जो जॉब कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, बच्चे की बीमारी में लेंगे। अब वो बच्चा बीमार होता है तो उससे उस परिवार का ही नुकसान नहीं होता है, हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। बोले बिल्कुल कैसे सही। साहब? वो बच्चा बीमार हुआ, उसकी फैमिली कर्ज में डूबी, हॉस्पिटल की दवाइयां इस्तेमाल हुई, हॉस्पिटल की दवाइयों के लिए रिसर्च भी बहुत तेजी से हुआ होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे होंगे, पता चला वो दूसरे कंट्री से हम लोग आयात किए होंगे। अब उस बच्चे की दवाई में अगर 1 हफ्ते लग गया, 1 हफ्ते उसको ठीक होने में लग गया, तो पूरे परिवार परेशान हो गया। अगर वो वर्किंग में है, पता चला कि कर रहा था, तो वो भी प्रभावित हुआ, और हमारी गवर्नमेंट भी प्रभावित हुई, क्योंकि बाधित हुआ। तो मुझे लगता है आज जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है हमारे देश की, भारत की, तो मुझे लगता है कि अगर उसे स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है और उसे वो भरपूर उसे मात्रा में मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो शायद वो भारतीय अर्थव्यवस्था या विश्व में किसी भी देश के बच्चे हो, वो उस देश की अर्थव्यवस्था में उसका असर पड़ने ही पड़ने वाला है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो मैं बताता हूँ बच्चों को कि भाई हमें क्या है ना, स्वच्छ पानी पीना जरूरी है। अगर हमारा
वेट पता चला 40 kg है, तो हमें समथिंग 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। अगर अब पता चला हमने खाना तो बहुत सारा खा लिया, और मुझे लग रहा है कि खाना तो बहुत ज्यादा खाया, लेकिन हमने पानी नहीं पिया, तो मुझे लगता है कि हमारा बॉडी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जन जागरूकता के माध्यम से, और जैसे हाँ एक चीज और है, शहरों में शहरीकरण जितने तेजी से बढ़ रहा है, उसमें हम लोग एक प्रचलन हुआ है कि हर घर में गाड़ी होना कंपलसरी हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, शौकिया, पता चला कि पाइप निकाला और पाइप से खूब पानी बहा रहे हैं। अगर सामने वाले को हम लोग रोकते भी है तो वो कहता भाई तेरा क्या जाता है, हमारा पानी है, हमारे घर का है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई बात नहीं भाई, जो भी हमें मुफ्त मिल रहा है, हवा पानी ऑक्सीजन, ये हम बना नहीं सकते। पानी को हम बना नहीं सकते, लेकिन बचा सकते हैं। आने वाले समय में माना कि तुम्हारे पास पैसे बहुत होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पानी नहीं हुआ तो शायद हम एक घंटे भी जीवित नहीं रहेंगे। और इस बहुत अच्छे वक्त डॉक्टर पे साहब, आपने जो हाँ। एग्जांपल्स दिए हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली रूटीन में बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए। बिकॉज हमारा टाइम लिमिटेड है, हमारे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, बट आपने जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमारे दर्शकों को एनलाइटन हम्म। किया, प्रकाश उनको डाला उनकी नॉलेज पे, उन्होंने डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि किस तरह से समाधान कर रहे हैं ये जन जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी, उनके लिए कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने कार्यरत हैं, कर्म कर रहे हैं हर जगह पे, अपने कितने सारे राज्यों पे, तो ये रियली कमेंडेबल जॉब है, बहुत ज्यादा प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अब जैसे कि आपने क्लाइमेट चेंज के, एनवायरमेंट चेंज के ऊपर बोला आपने, वैसे ही आपने बहुत सारे पेड़ पौधे जो पीपल के या पाकड़ के और ये सब बरगद की ये सब का बताया, जल संरक्षण के बारे में आपने बताया। अब आते हैं फूड वेस्टेज के ऊपर। आपकी टीम, आपकी जो फाउंडेशन है, फूड वेस्टेज, खाने की बर्बादी जो होती है, खाद्य अपव्यय जो होती है, उसके विरुद्ध भी आप बहुत अच्छी कैंपेन अभियान चला रहे हैं। हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए कि भारत में खाद्य अपव्यय जो होता है, फूड खाने की जो बर्बादी होती है, उसके विरुद्ध आपने किस तरह से जागरूकता करा रहे हैं हमारे सारे जनता को, और किस तरह से आप उसको कम करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्लीज। हाँ, थैंक यू। जैसा कि फूड वेस्ट है, तो मैं दिल्ली में हूँ, और आपने बताया मैं अभी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और तो इस जर्नी में जब मैं 2018 में आपका दिल्ली आया, तो 2020 में जैसे ही कोविड खत्म हुआ, 21 में मैंने देखा कि जिस जगह मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहता हूँ, तो उस जगह और दिल्ली के आसपास क्षेत्र में मैं घूमता था। तो मैंने देखा कि यहाँ स्टूडेंट घर से पैसा बहुत सारा आता है, लेकिन पैसा आने के बाद में पता चला वो होटल में, रेस्टोरेंट में और ढाबा में खाना खाता है। तो मैंने देखा कि बहुत सारा स्टूडेंट पैसे पे करने के बाद में थाली में भोजन लिया, और पता चला खाना अच्छा नहीं है, उसने फेंक दिया। मुझे एक हफ्ते खाना बाहर खाना था, चूंकि मेरा एग्जाम था। तो जब मैंने देखा कि आखिर ऐसा क्यों ये करता है, तो मेरे मन में एक स्लोगन आया कि थाली में भोजन उतना ही लीजिए जितना आप खा सके, पैसे जरूर आपके, संसाधन सभी के हैं। ये स्लोगन को मैंने पंपलेट में लिखवाया। लिखवाने के बाद में मैं मुखर्जी नगर के प्रत्येक होटल में गया, और मैं वहां पर लगाया मैंने होटल में। क्योंकि यहाँ हजारों लाखों बच्चे आते हैं, तो मैंने सोचा ये फ्यूचर के भारत के आईएएस अफसर है, आईएफएस अफसर है, ये विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर ये व्यक्ति, ये स्टूडेंट आज जागरूक नहीं होंगे, तो शायद वो प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं दुनिया को बदलने से पहले हमें स्वयं में परिवर्तन लाना लाजमी होना चाहिए। और वही मैंने किया कि मैंने प्रत्येक होटल में, रेस्टोरेंट में पंपलेट लगाना शुरू किया। और 1 महीने बाद जब मैंने फीडबैक लिया, तो सबने बड़ी प्रशंसा की कि ये तो कार्य बहुत अच्छा है। फिर मैंने उस कार्य को यही मुखर्जी नगर से मैंने अदर स्टेट में और आपका अदर शहरों में, जिस जगह भी मैं जाता, इस पंपलेट को लगाता। फिर मैंने देखा कि उसका असर धीरे धीरे बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे लोग उस पे जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा इनडायरेक्ट वे पे, देखा जाए तो मैं शायद डायरेक्ट वे पे नहीं जा जा करके उसको बचत कर सकता हूँ, लेकिन जागरूकता से मुझे लगता है कि शायद इस भारत को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को हम जागरूक करके इस मुहिम में सम्मिलित कर सकते हैं। और फिर जैसे कि डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 35 बिलियन पीपल भूखे सोते हैं। और भारत की स्थिति देख लिया जाए तो शायद 20 से 30 लाख लोग
आपका सड़कों पे उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं मिल पाता है, उसको मैंने देखा कि आज हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित बचा हुआ है। पता चला कि एक किसान 145 दिन में उस भोजन को बनाता है और हमें चंद सेकंड लगते हैं और हम थाली से भोजन फेंक देते हैं डस्टबिन में। आखिर किसने हमें हक दे दिया है? हम बना नहीं सकते तो हमें फेंकने का अधिकार नहीं है। हमारे पास पैसा बहुत है लेकिन संसाधन तो इस प्रकृति ने दिया है। हम यहाँ पर हमेशा जीवित नहीं रहेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कहेंगे? उसको मैंने सोचा, मेरा दिल विचलित हुआ कि आईएएस बनने से पहले उस वो मेरे अंदर होना चाहिए। क्या मैं आईएएस अफसर हूँ? क्या मैं वो कर सकता हूँ? और वो मैंने परिवर्तन जब करना शुरू किया, पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, सबसे पहले अपने फ्रेंड को, परिवार को, इसके बाद में आज ब्रॉड लेवल में भारत में कई राज्यों में लोग इससे जागरूक हो रहे हैं और हमने सॉन्ग भी बनवाया। अब तो फाउंडेशन के माध्यम से वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट हम लोग खूब करते हैं, जिससे अगर मुझे लगा एक व्यक्ति भी जागरूक हुआ तो शायद उसके परिवार वाले जागरूक होंगे, परिवार वाले जागरूक हुए तो शायद रिलेशन में सारे जागरूक होंगे। ऐसे ऐसे ये मुहिम मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। बहुत अच्छे और इस डॉक्टर पर साहब, हम लोग आपने जिस जी तरह से, हाँ जी, जिस तरह से आपने ये अपना अभियान कैंपेन चला रखा है, स्कीम चला रखा है, और आपकी टीम को के साथ साथ आपने जैसे कहा कि व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, पर्सनल, फैमिली, सोशल, और उसके बाद गांव, फिर शहर, और कंट्री, देश, और वर्ल्ड, संसार, विश्व, इस तरह से मोटिवेशन आप कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सो ये रियली रियली रोल मॉडल की तरह काम कर रहे हैं आप। ये सब जैसे कि आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया डॉक्टर साहब ने, कि पहले पर्यावरण के बारे में, एनवायरमेंट के ऊपर बताया, फिर वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षणकर्ता की तरह उन्होंने बताया, फिर उन्होंने खाद्य अपव्यय यानी फूड वेस्टेज के ऊपर बताया। अभी जिस तरह से ये सब जो है मुद्दे हैं, बड़े हॉट टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, तो इनके लिए एजुकेशन, शिक्षा बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अहम हो जाता है, बहुत एसेंशियल हो जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब, आप जैसे कि ग्रुप में बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो आप एज एन एजुकेशनिस्ट, आप किस तरह से हाई क्वालिटी एजुकेशन, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हमारे बच्चों को, हमारे देशवासियों को देना चाहते हैं? प्लीज। हाँ, जैसा कि आपने एजुकेशन के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कोई भी राष्ट्र महान बनता है तो 3 लोगों से बनता है। जैसे कि हमारे महान व्यक्तियों ने भी कहा है कि माता, पिता और गुरु। तो उसी प्रकार जिस प्रकार माता पिता का रोल होता है, उसी प्रकार गुरु का रोल होता है। किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो उसमें सबसे पहले उस राष्ट्र के नागरिकों को एजुकेट कर दीजिए। और वही मैंने सोचा कि अगर हम विद्यालय में जाकर, कोचिंगों में जाकर, महाविद्यालय में जाकर के अगर बच्चों को वो शिक्षा देते हैं कि बच्चों, आपको जल संरक्षण करना है, पर्यावरण बचाना है, आपके नैतिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो मुझे लगता है वो राष्ट्र का विकास ज्यादा होगा। और मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया एजुकेशन, तो एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन होना चाहिए, वो भारत हो या कोई और देश हो, वो एजुकेशन स्किल्ड एजुकेशन होना चाहिए जिससे वो बच्चा राष्ट्र के कुछ काम आ सके। क्योंकि प्रत्येक बच्चे में वो हुनर होता है कि वो कुछ ना कुछ अलग करे। और वो उसको, उसके माध्यम से अगर उस बच्चे को जो शिक्षक होता है, वो शिक्षक सही डायरेक्शन, सही उसके गोल के बारे में बताए, सही उसको सलाह दे, क्या उसको करना चाहिए, क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए, कैसे अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, कब खेलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद एजुकेशन से उस परिवार परिवार का तो विकास होगा ही होगा, परिवार के साथ में गांव, गांव से राज्य, राज्य से देश। तो एक जब बच्चे को हम एजुकेट करते हैं, इसलिए नहीं एजुकेट हमें करना है कि वो नौकरी मिल जाए, नहीं, हमें एजुकेट इसलिए करना है, उसको शिक्षा इसलिए देना है कि एक अच्छा इंसान बन सके। क्यों? जब वो एजुकेट हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है, और जब अच्छा नागरिक बन जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में जो भी पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट की बनती है उसको भी अच्छे से जानता है, और जानने के साथ साथ खुद में वो इम्प्लीमेंट करता ही करता है, साथ में फैमिली को बताता है, फैमिली से अपने गांव, शहर, वो सबको बताता है। और वो बहुत अच्छे जागरूक होता डॉक्टर, है, वेरी सही नाइस। सही गलत का उसे अंतर मालूम होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। पता चला वो बहुत अच्छे। एजुकेट नहीं है तो पता चला कि एक भारत में कहावत है कि शायद हम लोग कचड़ा क्या ना,
कहीं भी निकलते हैं कहीं भी फेंक देते हैं, ऐसा भारत में है। लेकिन जैसा कि अदर कंट्री के लोगों से जब मेरी बात होती है, जब मैं वहां देखता हूँ, तो पता चलता है कि वहां डस्टबिन में ही डाला जाता है। अरे आप भारतीय ही, आप तो मुझे लग रहा है कि कुवैत में है, कतर में, तो जब आप वहां रहते हैं तो आप ऐसे कचरा नहीं फेंक सकते, क्यों? क्योंकि आपकी एजुकेशन ऐसी हुई है और वहाँ के रूल्स ऐसे हैं और आप उसको जान रहे हैं, आप में अंडरस्टैंडिंग है। तो वो अंडरस्टैंडिंग अगर प्रत्येक बच्चे में हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद वो विद्यालय के बच्चे निकल करके कल भारत का भविष्य होंगे। और वही मैं करता हूँ। जब डॉक्टर मैं साहब ने विद्यालय बहुत में अच्छी तरह से बताया। हाँ जी, कंप्लीट जब कीजिए मैं प्लीज। जब मैं विद्यालय में जाता हूं तो उन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आपको एजुकेशन ग्रहण करने का महत्व पता होना चाहिए। आखिर मैं एजुकेशन ले क्यों रहा हूं, उसका मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगा। एक अच्छा सा लक्ष्य बनाइए कि, और लक्ष्य ऐसा बनाइए कि बहुत बड़ा बनाइए। क्योंकि आज देखिए, चूंकि हम लोग चांद पे भी पहुंच गए, तो मुझे लगता है कि मैं बच्चों से पहले कहता था कि चांद तक नहीं, हम बताइए। लोगों को सूरज तक का लक्ष्य बनाना चाहिए। है, क्योंकि सोचो, सोचने का पैसा नहीं लगता है, शायद सोचेंगे तो करेंगे, करेंगे तो शायद होगा। और और सबसे बड़ी एजुकेशन। इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन उसको कार्यरत करने के लिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, एजुकेशन किस तरह से करते हैं, वो शिक्षा देते हैं बच्चों में, विद्यार्थियों में जाते हैं स्कूल में, और समाज में जाके लोगों को, सबको सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर साहब आपने इतने सारे इश्यूज के ऊपर अभी हमारे दर्शकों को अवगत कराया, जैसे कि आपने पर्यावरण के ऊपर बताया, एनवायरमेंट पॉलिसीज के ऊपर आपने, फूड वेस्टेज के ऊपर बताया, और आपने जल संरक्षणता के ऊपर भी बताया, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर आपने, शिक्षा के ऊपर बताया, एजुकेशन किस तरह से कर रहे हैं। अब ये सब करते हुए आप कितने वर्ष से आपकी संस्था भी कर रही है, आप पीपल मैन की तरह जाने जाते हैं, तो आप एक रोल मॉडल है यूथ के लिए, हमारे जनरेशन के लिए। तो आप एज ए रोल मॉडल, आप जो युवा आइकन की तरह है, तो हमारे दर्शकों को किस तरह से, हमारे प्रिय और आदरणीय दर्शकों को किस तरह से आप अंतिम संदेश, फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? अंतिम संदेश मेरा यही होगा कि अपनी योग्यता को जानो और विश्वास रखो कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर प्रकृति ने आपको जन्म दिया है और इस पृथ्वी में, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपका उद्देश्य होगा। क्योंकि पीपल का सब बहुत छोटा सा बीज होता है, लेकिन अगर उसे संरक्षित किया जाए तो वो एक विशाल पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है और वो हजारों वर्ष तक चलता है। तो मुझे लगता है कि आप कमजोर नहीं है, और अपनी योग्यता को जानो। पुनः मैं कहूंगा कि अपनी योग्यता को जानो और विश्वास रखो कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कभी हार नहीं मानना है और कभी गिव अप नहीं करना है, वो किसी भी फील्ड में हो। आप एजुकेशन अभी ले रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, या आप बिजनेस में हैं, या आप अपने किसी भी क्षेत्र में हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। और हमेशा सूरज की तरह, क्योंकि चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, और ये प्रकृति आपको वहीं पहुंचाएगी जहां आपको पहुंचना है। और ये प्रकृति ने अगर जन्म दिया है तो आपके जन्म का वो भरपूर इस्तेमाल होगा जिसके लिए होना है, और उसका उद्धार होना है, तय है। थैंक यू। डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह जी हमारे साथ, जिनको पीपल मैन भी बोला जाता है, वो पीपल मैन, रघुराज पीपल मैन फाउंडेशन के सीईओ और फाउंडर हैं। इनसे हमारी बहुत अच्छी वार्तालाप हुई है। हमारे दर्शक जरूर, डेफिनेटली वो इंस्पायर हुए होंगे इनकी बातें सुन के, हमारी वार्तालाप सुन के, और कितने सारे इन्होंने पॉइंट्स डिटेल में बताए हैं, विस्तार में बताया, हमारे दर्शकों को बताया है, इस तरह से अवगत कराया है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। हम फिर से आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच।